लर्नर्स, स्टडी विद प्राची में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 देखने वाले हैं। चैप्टर 2 का नाम है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। सबसे पहले तो कॉपी लेके बैठना, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन बताने वाली हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, फिर चाहे वो आपकी क्लास 6 का एनुअल एग्जाम हो या फिर यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। यहाँ से जो मैं इंपॉर्टेंट लाइन बताने वाली हूँ वो क्वेश्चन आप डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कॉपी लेके बैठना, पेन भी लेके बैठना, नोट करते चलना। सबसे पहले चैप्टर का नाम है आखेट, खाद्य संग्रह। तो इसका मतलब क्या है? बहुत पुराने समय की बात है, जब मनुष्य ना खेती जानता था और ना ही जानवर पालता था। उस समय लोग जंगलों में रहते थे और अपने भोजन के लिए पशु पक्षियों का शिकार करते थे। पेड़ों के फल, बीज, जड़ें और कंद इकट्ठा करते थे, जिसे हम आखेट और खाद्य संग्रह कहते हैं। उन प्रारंभिक मनुष्यों को शिकारी और संग्रहकर्ता कहते हैं, जो क्या करते थे? शिकार करते थे जानवर का। वे छोटे समूहों में रहते थे और हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे, कभी शिकार की तलाश में तो कभी फल, बीज और पानी के खोज में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा टॉपिक है, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। अगर मैं आपको समरी में बताऊं तो क्योंकि एक जगह का भोजन जल्दी समाप्त हो जाता था, पशु इधर उधर घूमते थे, इसलिए उनका पीछा करने के लिए उस टाइम के मनुष्य को भी इधर उधर घूमना पड़ता था। अलग अलग मौसम में अलग अलग चीजें मिलती थी। कुछ पेड़ पौधे केवल खास मौसम में फल देते थे। अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में क्या दिया हुआ है। आरंभिक मानव के इधर उधर घूमने के 4 कारण हमें एनसीईआरटी बुक बताता है, जिसमें पहला कारण है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनका पीछा पीछा जाया करते थे। तीसरा कारण है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। और चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना तो संभव है नहीं, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। इसलिए कई नदी और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। तो ये भी एक कारण है कि लोग पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ये 4 कारण हमें एनसीईआरटी बताता है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को भी मिलता है कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमा करते थे। तो हमें एग्जाम में ये 4 कारण लिखने हैं जो एनसीईआरटी हमें बताया है। अच्छे से एक कॉपी में आप पहले क्वेश्चन लिखना और फिर ये चारों कारण, अरे एक क्या हो रहा है, 1 मिनट, और फिर आप ये चारों कारण लिखना। 2 हो गया, यहाँ पे आपका तीसरा कारण और यहाँ पे चौथा कारण। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। कुछ ऐसी वस्तुएं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। जानकारी कहाँ से मिली? क्योंकि हमें कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है उस टाइम के जिसका उपयोग वो लोग किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों का लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बांध जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने में भी किया जाता था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है रहने की जगह निर्धारित करना। तो यहाँ पे आपको एक मैप दिखाया गया है, जिसमें लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पे आखेटक खाद्य संग्रहकों के होने का प्रमाण मिला है। ठीक है, यहाँ पे ये जो रेड ट्राइंगल है, ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो ये सब वे जगह है जहाँ पे आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी एक ऐसी जगह का नाम बताइए जहाँ पे आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिला हो। तो हम बोल सकते हैं भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं, और तीसरा ये तीनों जगह का नाम हम बता सकते हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। ऐसे और भी बहुत सी जगह हैं जहां मिला था, बट ये 3 हमें इसमें बताया गया है। ये 3 को भूलना नहीं है, इस 3 को याद रखना है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। उस टाइम इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोगों को चित्रकला की कितनी समझ थी। जैसा कि पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा है कि वो लोग पाम लीव्स या फिर इंस्क्रिप्शन, यानी मनुस्क्रिप्ट जो पाम लीव्स पे लिखते थे वो लोग, और इंस्क्रिप्शन जो दीवारों पे पत्थरों पे बना देते थे चित्र, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग क्या करते थे, कैसे करते थे।
पुरास्थल कहा किसे जाता है? अगर आपसे पूछ दिया जाए डिफाइन पुरास्थल, पुरास्थल किसे कहते हैं, तो उसका डिफिनेशन एनसीईआरटी में दिया है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुएं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि व्हाट इज पुरास्थल, पुरास्थल क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको चैप्टर 2 में बताया गया है और इसके बारे में और भी डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब है आग की खोज। उन लोगों ने आग की खोज कैसे की और हम कैसे जानते हैं कि उन लोगों ने आग की खोज की थी, उस समय में आग का उपयोग किया जाता था? तो कुरनल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। मैप में जो ये कुरनल गुफा आपको दिखाया गया है, कुरनल गुफाएं, इसमें राख मिले हैं। तो अब आग जला तब तो वहां राख है, अगर आग वो लोग नहीं जलाते तो वहां राख होने का तो कोई सवाल होता ही नहीं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि रोशनी के लिए, मांस भूनने के लिए और या फिर खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम देख लेते हैं क्या है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आरंभिक काल, वो जो प्राचीन काल था, आरंभिक काल था, उसको उसका क्या नाम है? तो उसका पूरा पाषाण काल है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। तो ये नाम क्यों पड़ा और ये क्या बताता है? तो पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के बीच का जो समय है उसको क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में विभाजित किया गया है, एक आरंभिक, एक मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। 3 किस भागों में बांटा गया है? एक आरंभिक, दूसरा मध्य और तीसरा उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। मानव इतिहास की 99% कहानी किस काल के दौरान घटित हुई है? पूरा पाषाण काल। इसका आंसर होगा पूरा पाषाण काल। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है कि मध्य पाषाण युग किसे कहते हैं? तो जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो हो सकता है कि ऑप्शन में आपको मध्य पाषाण युग की जगह मेसोलिथ भी देखने को मिले, तो दोनों एक ही चीज है, मेसोलिथ लगाना है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बड़े छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। आगे क्या है? अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। मतलब मध्य पाषाण युग तो हो गया। अब अगला जो युग है जिसका नाम नव पाषाण युग है, इसकी शुरुआत कब होती है? 10,000 साल पहले से होती है। तो 10,000 साल पहले से जो ये युग चला आ रहा है उसे हम नव पाषाण युग कहते हैं। नव पाषाण युग का क्या मतलब होता है? अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवर को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचते होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस काल में मछली भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना। ठीक है, खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे मनुष्य ने देखा कि जब बीज जमीन पर गिरता था और उन्हें मिट्टी, पानी और धूप मिलती थी तो उनमें से नए पौधे उग जाते थे। ठीक है, यहाँ से मनुष्य को खेती करने का विचार आया। लोगों ने देखा कि कुछ जानवर शांत स्वभाव के होते हैं, जैसे बकरी, गाय, भेड़, तो इन जानवरों को पालतू बनाया गया। इससे उन्हें दूध, मांस, खाल ये सब मिलने लगी। अब लोग एक जगह बसने लगे। क्यों? क्योंकि फसल को बोना, उगाना और काटना समय लेता है। तो अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते तो उनका बोया हुआ फसल कौन काटता? वो कैसे उसको पानी, धूप सब कुछ समय पे कैसे मिल पाता? तो इस तरह से जब लोग एक जगह बसने लगे, पशुपालन करने लगे, खेती करने लगे,
तो धीरे धीरे गांव की शुरुआत हुई, गांव बनने लगा क्योंकि लोग जमा हुए, वहां वो खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे। तो इससे क्या हुआ, गांव बनना शुरुआत हुआ। लोग मिट्टी के घरों में रहने लगे और अनाज को सहेज कर रखने लगे। ठीक है। इसी तरह लोग घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाने लगे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, तो वह कुत्ते का जंगली पूर्वज। ठीक है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवर को भी अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे क्या बन गए, पशुपालक बन गए। अब एक चीज तुम्हें पता करना है, रिसर्च करना है, गूगल से करो, यूट्यूब से करो, जहां से करो। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो ये पता करना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया नाम दिया गया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उस युग में लोगों द्वारा पौधा उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या नाम दिया गया? तो घरेलूकरण की प्रक्रिया। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों को चुनते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों को भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता था। क्यों? क्योंकि ताकि अगले साल, अगले सीजन में फिर से उगाया जा सके और उसका जो गुण है उसको सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है। उसी जानवर को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते हैं, इसलिए वो अहिंसक कहलाते हैं। वो जल्दी किसी पे हमला नहीं कर सकते, जल्दी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। खेती और पशुपालन की वजह से लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव आया? लोगों को अब हर समय भोजन की चिंता नहीं रहती थी। उन्होंने अस्थायी घर बनाए, कपड़े सिलने लगे और बर्तन तक बनाना शुरू कर दिया। कुछ प्रमुख स्थल है जहां पे सबसे पहले पशुपालन और खेती का शुरुआत किया गया। वो कौन सी जगह है? एक तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो अब पाकिस्तान में है, वहां से गेहूं, जौ की खेती और गाय बकरी पालने का प्रमाण मिलता है। कहां से? मेहरगढ़ से, जो अभी पाकिस्तान में है। दूसरा कोल्दी हिवा और महगढ़। कोल्दी हिवा और महगढ़ जो अभी उत्तर प्रदेश में है, वहां से चावल की खेती का प्रमाण मिला है। इसी तरह हम देखते हैं कि किस तरह इंसान शिकारी और खाद्य संग्रहकर्ता से एक किसान और पशुपालक बन गया। यह बदलाव बहुत धीरे धीरे हुआ, लेकिन इसने पूरी मानव सभ्यता का दिशा को बदल के रख दिया, है ना। अब एक नवीन जीवन शैली, ये तो अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समरी अप किया इसी चीज को, कि तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों से बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जब जमीन में गड्ढा खोदा। क्यों? ताकि वो अनाज को वहां सही से सही सलामत रख सके, अगले सीजन में बीज का यूज करने के लिए भी और अगले सीजन आने तक खाने के लिए भी। ठीक है। ये पशुपालन जो मैंने आपको बताया अभी जस्ट। अब यहाँ पे जो ऊपर मैप दिया है उसके बारे में दिया हुआ है कि नीले वर्ग दिख रहे हैं, पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शा। नीला जो है, नीला इस मैप में जितना भी, जैसे रेड वाला था तो वहां से हमें आग वाग जलने का प्रमाण मिला था, और जितना भी ब्लू वाले हैं उसमें हमें क्या, उस जगह पे शुरुआती कृषि और पशुपालक होने का साक्ष्य मिला है। देखते हैं ब्लू वाला जगह कहाँ कहाँ है। ये देखिए, ये जितना भी ये ब्लू वाला है ना, ये महागढ़ा, ये चिरांद, बुर्जहोम, मेहरगढ़, हल्तूर, ये सब वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले पशुपालन और खेती करने का प्रमाण मिला है। तो अगर आपसे पूछेगा कि 3 ऐसी जगह का नाम बताइए जहाँ सबसे पहले पशुपालन और खेती करना शुरू किया गया था, या फिर जहाँ से हमें ये इनके प्रमाण मिलते हैं, तो एक हम मेहरगढ़ बोल सकते हैं, एक बुरजहोम बोल सकते हैं, चिरांद बोल सकते हैं, महागढ़ा बोल सकते हैं। ठीक है। देखेंगे कि नवपाषाण युग में और हमें क्या क्या मिला था। तो वहाँ कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे, पहले तो चीजों को रखने के लिए यूज करते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर बर्तन का उपयोग वो लोग जैसे जैसे उन्हें डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे वो लोग सीखते गए, तो फिर उसमें खाना पकाने लगे। चावल, गेहूं, दाल जैसी अनाज अब महत्वपूर्ण हिस्सा उन लोग के खाना का बन गया था। इसके साथ साथ धीरे धीरे वो लोग कपड़ा भी बुनना स्टार्ट कर दिए थे। इस और कपड़े बुनने के लिए कपास जैसे पौधा भी उगाने लगे थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आया होगा? नहीं। एक तरफ लोग
शिकार करते थे, भोजन संग्रह करने का काम करते थे। वहीं दूसरी तरह लोग धीरे-धीरे खेती, पशुपालन ये सब करने लगे थे। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल-बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब है मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ के बारे में हम जानते हैं। मेहरगढ़ ऐसा इलाका था जहाँ मेहरगढ़ वह इलाका था जहाँ सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना शुरू किया गया और भेड़-बकरी भी पालना सीखा। सबसे पहले का ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले वह कौन-सा स्थान था जहाँ पे जौ, गेहूँ उगाया गया और भेड़-बकरी पालना सीखा गया? तो वो था मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की भी हड्डी थी। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ के लोग उस समय में इतने टैलेंटेड थे, इतने डेवलप कर गए थे कि वो लोग आयताकार घर भी बनाते थे, जिसमें 4 या उससे ज़्यादा कमरा भी था और उसमें से कुछ कमरे का यूज़ वो लोग भंडारण के लिए करते थे। अनाज संभाल के रखने के लिए कुछ कमरे का यूज़ वो लोग करते थे। उन लोगों में एक बड़ी अजीब चीज़ मानी जाती थी, वो लोग मृत्यु के बाद भी मानते थे कि एक जीवन होता है और मृतक लोगों के प्रति एक सम्मान जताते थे। कैसे जताते थे? जो लोग मर जाते थे, उनके कब्र में उनके मृतकों के साथ कुछ खाने के लिए रख देते थे। क्योंकि उन लोग का तो मानना है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो उस जीवन में वो जो खाएगा, उसके लिए रख देते थे। अब हमें ये चीज़ कैसे पता चली? तो एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। मेहरगढ़ में एक कब्र मिला था, जहाँ मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। तो वो लोग ऐसा मानते थे कि वो परलोक जब जाएगा और नया जीवन की जब शुरुआत करेगा, तो वहाँ पे वो ये खाएगा। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा एनसीईआरटी चैप्टर 2। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 में।